साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करें। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे। उत्कट क्रोध से दुलारी के नथुने फूले गए थे। अधर फड़क रहा था, आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। फेकू के गली में निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार सा होकर फेंकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। आंगन में खड़ी उसकी संगनियों और पड़ोसियों ने उसकी ओर कौतूहल भरी दृश्य से देखा, परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर अपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चुर रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी। सारी दाल चूल्हे में जा गिरी। आग बुझ गई, परंतु दुलारी के दिल में की आग अब भी भट्ठी की तरह जल रही थी। पड़ोसनी ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। तो आंखों से ज्वाला सी, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आंखों से ज्वाला सी में अलंकार है तो उपमा, क्योंकि ये उपमा दे रही है कि चूल्हे की आग से ज़्यादा जो है वो उसकी आग धधक रही थी, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश की विधा है तो कहानी। प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त मुहावरा है आग पर स्वर होना। तो मुहावरा नहीं है आग पर स्वर होना। बाकी आँख न मिलाना, आँख लाल होना, आँख बुझाना, क्योंकि वह अपने पड़ोसियों से आँख नहीं मिला पा रही तो ये सब मुहावरा ठीक है। आँख न मिलाना, आँख लाल होना, आँख बुझाना, आग बुझाना, तो ये सब इस गद्यांश के अंतर्गत हैं। आग पर स्वर होना ये उतना उपयुक्त नहीं है। आंखें चार होना यानी आमना सामना न होना। चूल्हा शब्द है तो चूल्हा शब्द देशज है। कौन सा शब्द तद्भव है तो खेत तद्भव है। कौन सा शब्द देशज है इसमें? लाश, औरत, पतलून, धड़ाम, तो धड़ाम क्या है? देशज है। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग। ऋग्वेद का संधिविच्छेद तो ऋक धन वेद। आप बीती शब्द में समास है तो तत्पुरुष। निर्बल का विलोम शब्द है सबल। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? तो ओवरहैंड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है तो उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा उपयोग का उद्देश्य नहीं है? विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। बाकी आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, तो ये सभी सही हैं। अन्य क्वेश्चन को देखें तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है? तो इसको हमने कई बार देखा, इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आइए पढ़ लेते हैं। सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से भाषा अर्जित की जाती है। सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन में अर्थ भी समाज से स्वतः ही प्राप्त होता है, जबकि भाषा अधिगम में कई बार अर्थ सीखने पड़ते हैं। भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना, बोलना और कौशल शामिल हैं, जबकि भाषा अधिगम में अनेक बार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों शामिल हैं। तो भाषा अर्जन में सिर्फ दो प्रकार के सुनना और बोलना कौशल शामिल है, जबकि भाषा अधिगम में तो सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना ये चारों कौशल सीखने पड़ते हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, तो बच्चे द्वारा भाषाई प्रयोग के नियम पकड़ना जो है, सीखना, ये सबसे उपयुक्त है। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे तो इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है, तो इसका आशय क्या है? शिक्षिका बच्चों को क्या बताना चाहती है?
तो वह जो है बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है कि हम भी सफल होंगे, और हम भी सफल यानी हम सभी सफल होंगे। तो उसका उद्देश्य होता है कि परीक्षा के लिए सभी बच्चे तैयार हों, तो परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? तो भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन जो है, ये भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर देना। तो ये जो है भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, तो वर्तमान परीक्षा प्रणाली में क्या दोष है? यह विद्यार्थी द्वारा अर्जित योग्यता का सही मूल्यांकन नहीं करती। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। इसमें अंकन का कोई सुनिश्चित मापदंड नहीं है उपयुक्त में से सभी। तो वर्तमान परीक्षा प्रणाली में दोष है, तो ये सभी क्या हैं? परीक्षा प्रणाली में दोष के अंतर्गत आते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चनों को त्रुटिपूर्ण हैं, इनको हमें बताना है कहाँ त्रुटिपूर्ण हैं या त्रुटि रहित हैं। तो आइए देखते हैं क्या है कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें परेशान न किया जाए तो वो घंटों चुपचाप पेड़ में दुबके घिरे रहते हैं, त्रुटि रहित। तो इसमें से हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें त्रुटि है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें परेशान ना किया जाए तो वे घंटों चुपचाप, तो पेड़ में नहीं पेड़ पर दुबके घिरे रहते के बजाय यह वांछनीय था कि पेड़ पर बैठे रहते हैं, तो ये उपयुक्त होता। तो पेड़ में है तो पेड़ पर बैठे रहते। अगले में देखें तो हम प्रकृति को जितना समझने का कोशिश करते हैं उसके उतना ही गूढ़ रहस्य हमारे सामने खुलते जाते हैं, या फिर त्रुटि रहित। तो हम प्रकृति को जितना समझने की कोशिश करते हैं, यानी की होना चाहिए, तो विकल्प बी सही है। चूँकि हमें बताना था कौन इसमें त्रुटि रहित है, कौन त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें त्रुटिपूर्ण बी है। कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द चषक है। कौन सा शब्द विशेषण है? तो आसक्त शब्द विशेषण है। मैं भी दिल्ली जाऊंगा में भी क्या है? निपात है। कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? सुनहरा जो है शब्द संज्ञा नहीं है। और लोकोक्तियों में कौन सा शब्द छूटा है? धतूरे सो कहत गहनो गढ़ो न जाए, यानी कनक धतूरो सो कहत गहनो गढ़ो न जाए। अंधों में काना राजा। संयुक्त वाक्य का चयन करना है। ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं, और से ये हमारा संयुक्त वाक्य है। तो साथियों ये रहा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसके माध्यम से हमने सीखने का प्रयास किया, हिंदी शिक्षण को समझने का प्रयास किया। आगे भी हम हिंदी शिक्षण के लिए अंतर्गत प्रैक्टिस सेट करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।